रोज़गार और युवाओं के मुद्दे पे जो पार्टी हमारे साथ खड़ी रहेगी हम उसके साथ रहेंगे। हम यूथ कांग्रेस के लीडर रहे हैं। एक टाइम था जब हम चुनाव जीत के प्रदेश महासचिव बन के आए थे। जन समूह जन सैलाब उमड़ के आ रहा है प्रियंका गांधी जी की रैलियों में। कैंपेन चली है प्रियंका गांधी जी की लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो किस हद तक पसंद की गई है, तो इसका सबका असर 10 मार्च को आपको दिख जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सोनिया सिंह और मैं इस वक्त आज इमामबाड़े में मौजूद हूं। जैसे कि आगामी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लगातार 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। 6वें और 7वें चरण का मतदान अभी होना बाकी है। प्रदेश में लगातार जो नेताओं की है वो लगातार पार्टी जारी है। सब जन सैलाब उतरा है, लोग अपने लगातार चुनाव कर रहे हैं, चुनाव की रैलियाँ कर रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही नेता है कांग्रेस के, शहबाज खान, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व प्रदेश महासचिव भी रह चुके हैं और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी रह चुके हैं। और ये कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में गए थे, लेकिन ऐसा फिर क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी छोड़कर फिर अपने घर की वापसी इन्होंने की है। तो आज हमारे साथ एक हैं, तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार घर वापसी फिर कैसे हुई घर छोड़ के जाने के बाद। हमारे साथ शहबाज खान सर है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। सर, सबसे पहले हमारे सो न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सो न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा आदाब, नमस्कार। सर, आप ये बताइए कि आप कांग्रेस में थे, उसके बाद आम आदमी पार्टी में गए, फिर ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर फिर आपको कांग्रेस में वापसी करनी पड़ी? ऐसा क्या हुआ और जिस तरीके से चुनाव है इसके बारे में? देखिए, कांग्रेस में हम थे, हमने 9 साल कांग्रेस में गुजारे अपने। तो हमने यूथ को लेके एक बड़ा कैंपेन हमने डिज़ाइन किया था, जिसको लेके हमारी आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनसे मुलाकात हुई थी। क्योंकि हम अपनी बात कांग्रेस में रखने में असमर्थ महसूस कर रहे थे, तो इसलिए हम आम आदमी पार्टी में गए थे। हमने अपनी बात रखी, वहाँ पे हमारी बात मानी गई कि ठीक है, हम इसको अपने मैनिफेस्टो में लाएंगे। जो रोज़गार को लेके हमने एक स्कीम दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब उनका मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जारी हुआ तो हमें उसमें वो बात नहीं दिखी जो हम चाहते थे। तो इस वजह से हमने फिर कांग्रेस लीडरशिप से मुलाकात करके और उनको अपने घोषणा जो योजना थी, हमारा जो रोज़गार को लेके जो कैंपेन था, उसके बारे में उससे बात की, तो उन लोगों ने एग्री किया। तो सीधी सी बात यह है कि हम तो रोज़गार और युवाओं के मुद्दे पे जो पार्टी हमारे साथ खड़ी रहेगी हम उसके साथ रहेंगे, वो आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो। क्योंकि कांग्रेस हमेशा से ही हमने देखा है कि युवाओं के मुद्दे पे लड़ती आई है। बीच में कुछ ऐसा गतिरोध आया था कि कांग्रेस अपने पद से भटकती हुई हमें लग रही थी कि कांग्रेस हमारे मुद्दों पे नहीं लड़ रही, युवाओं के मुद्दों पे नहीं लड़ रही। चूँकि हम यूथ कांग्रेस के लीडर रहे हैं। एक टाइम था जब हम चुनाव जीत के प्रदेश महासचिव बन के आए थे, तो हमें युवाओं के मुद्दे पे ही लड़ना रहता है। तो जो पार्टी युवाओं के मुद्दों पे हमारा साथ दे रही है, रोज़गार और उनके भविष्य की बात कर रही है, जाहिर है हम उसी के साथ रहेंगे। तो उसी के चक्कर में हम आम आदमी पार्टी में गए थे। और उनके आपको लगा कि कांग्रेस में बेहतर काम नहीं हो रहा, हमारे युवाओं का भविष्य जो है इसमें नहीं सुधर रहा है, तो आम आदमी पार्टी में जाएंगे तो शायद वहाँ पे हमारा नहीं, हमें ये नहीं लगा कि काम नहीं हो रहा। काम तो कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पार्टी काम तब करेगी जब वो सत्ता में आएगी। हमें ये लगना चाहिए कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो हमारी बात सुन रहा है और हमारी बात पे ना माने, एज इट इज़ ना माने, उस पर एटलीस्ट डिस्कशन कर सकता है। तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ की कमी थी। जो यहाँ का शीर्ष नेतृत्व था कांग्रेस का, वो हमारी बात नहीं हम अपनी बात पहुँचा पा रहे थे वहाँ तक के। इसलिए हमारी संजय सिंह जी से बात हुई थी, तो हमने अपनी बात रखी, मेरी बात मानी भी गई। हमने उनको पूरा प्रोजेक्ट तैयार करके दिया, कैसे क्या करेंगे। लेकिन जो उनका घोषणा पत्र आया उससे हम सेटिस्फाइड नहीं थे। जो हमने रोज़गार को लेके योजना बनाई थी वो उसमें नदारत थी पूरी तरह से। अब बताइए कि जो आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, उसने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम 34 लाख लोगों बेरोज़गारों को 5,000 रुपये भत्ता देंगे। मैंने जो स्कीम दी थी उसमें था 7,000 रुपये बेरोज़गारी भत्ता देंगे सभी बेरोज़गारों को। वो जो 34 लाख का आंकड़ा है वो 2019 का है। आज के वक्त में उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ के ऊपर बेरोज़गार हैं। तो अब संजय सिंह जी हैं या अरविंद केजरीवाल जी हैं, ये बताएं कि ये जो 34 लाख होंगे वो 1 करोड़ में से होंगे। तो ये जो 5,000 रुपये बेरोज़गारी भत्ता 34 लाख को देंगे, क्या ये टॉस करवाएंगे या लॉटरी करवाएंगे 1 करोड़ में से?
भाई 34 लाख में से फिर भी हमारे 66 लाख बच रहे हैं ना, तो 66 लाख लोगों का क्या होगा? उनको लॉटरी के तहत रिजेक्ट किया जाएगा, कैसे रिजेक्ट किया जाएगा? चलिए, तो ये तो बात हुई कि अगर उनकी सरकार बनती तो किस तरीके से वो रोजगार देते हैं लोगों को। अब ये बताइए कि मेरा ये क्वेश्चन है कि कांग्रेस इस बार किस तरीके से सक्रिय है विधानसभा चुनाव में, क्योंकि 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, 2 चरणों के चुनाव बचे, तो किस तरीके से? देखिए, कांग्रेस की एक तरह से देखा जाए तो जैसे युवाओं ने बढ़ चढ़ के कांग्रेस का साथ दिया है इस विधानसभा चुनाव में, जिस तरह से कांग्रेस अपना कैंपेन चला रही, जिस तरह से जन समूह जन सैलाब उमड़ के आ रहा है प्रियंका गांधी जी की रैलियों में, तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बदलाव की बयार चल चुकी है। जो युवा 5 साल पीटा गया है, चाहे 69,000 भर्ती हो, चाहे सिपाही भर्ती हो, चाहे जो भर्ती हो, जब उन्होंने अपनी भर्तियों का निस्तारण करने की मांग की तो उन्हें लाठी से मारा गया है। तो इन सब मांगों को लेकर जो युवा है वो एकजुट होकर कांग्रेस के समर्थन में आ गया। आपको बता दें कि कांग्रेस हमारा एक जो सर, बीच में मैं टोक रही हूँ आपको, बस ये कहना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से रैलियों में जनसैलाब दिख रहा है लोगों को, लोग चाहते हैं कि परिवर्तन इस बार प्रदेश में हो, तो क्या ये जो रैली, जितने लोग जा रहे हैं रैलियों में, क्या ये वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम घर से तभी निकलेंगे जब हमें वोट देना होगा। ये जो रैलियां होती हैं, जो जन सैलाब जो होता है, रोड शो और रैलियों का जन सैलाब जो होता है, वो जब गाड़ियों से भर के लाया जाता है, जैसे कि बीजेपी में आप देख सकती हैं सरकारी बसों को लगाया जाता है, डीएम एसडीएम को आदेश होता है कि आपके क्षेत्र से इतनी बसें भर के लाइए। जब इस तरह का सैलाब होता है तो वो वोटों में कन्वर्ट नहीं होता है। और जो जनता सिर्फ अपने नेता को देखने के लिए धक्का खा रही है, भीड़ में, धूल में, धूप में खड़ी है, तो वो जाहिर सी बात है वो वोटर हैं, वो कोई एक भीड़ नहीं है, वो वोटर हैं। और वो आने वाली 10 तारीख को वो सिद्ध हो जाएगा कि कांग्रेस को कितना युवाओं ने पसंद करके, जो उनकी एक कैंपेन चली है प्रियंका गांधी जी की, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो किस हद तक पसंद की गई है। तो इसका सबका असर 10 मार्च को आपको दिख जाएगा। तो आपका कहने का मतलब है कि इस बार भी कांग्रेस जो है उसकी सरकार तो बनने जा रही है, आपका यही कहने का मतलब है। और आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं, क्या संदेश क्या देना चाहते हैं? देखिए, लोगों से अपील यही करना चाहते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है उसका अब अंत हो चुका है। योगी आदित्यनाथ हों, जो अपने आप को ही बाबा बुलडोज़र बता चुके हों, या अखिलेश यादव हों, जिन्होंने मुजफ्फरनगर में सबसे पहले बुलडोज़र चला दिया था। जो मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ित थे, तो लोग शायद भूल गए हैं, जब वो कैंप लगा के रह रहे थे तो उन कैंपों पे बुलडोज़र चलाने वाले अखिलेश यादव थे। तो दोनों ही बुलडोज़र वाले मुख्यमंत्री हैं। हमें बुलडोज़र वाले मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमें रोज़गार वाले मुख्यमंत्री चाहिए। रोज़गार की आप सर बात करते हैं, रोज़गार आप देखिए कि बैनरों में कितना कहते हैं कि 4 लाख नौकरियां हमने 5 साल में दी है, आप कह रहे हैं रोज़गार नहीं दिया। बैनर में आप देखिए हर जगह लगे हुए हैं। आप जो 4 लाख नौकरियां वो दी हैं, हम 4 लाख नहीं, हम 440 लोगों को ऐसी लिस्ट वो बीजेपी जारी कर दे जो कह दे कि हमने पिछले 5 साल में हमें सरकारी रोज़गार मिला है। अरे, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं करा पाई सरकार 5 साल में ठीक तरह से, वो रोज़गार उसने कैसे दे दिया? क्या कर दिया? घर पे फ़ोन गया था क्या बेरोज़गारों की कि आप रोज़गार लेटे हैं, आप चले आइए, आपको रोज़गार मिल गया? ऐसा नहीं। ये सब जो है चुनावी हाइपरबोल सेंटेंसेस हैं जो भाषणों में सारे नेता बोलते हैं, लेकिन सही मायनों में जो काम कर रही है। अब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अरबों रुपए की फ़ीस वसूली जाती है। 1 सेकंड, अरबों रुपए की फ़ीस वसूली जाती है कि अगर उस फीस से अगर ज़िंदगी भर जैसे 500 भर्तियाँ निकलती हैं उनको सैलरी दे दी जाए, तब भी वो फ़ीस ना ख़त्म हो। इतना लंबा घोटाला होता है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नाम पे। कांग्रेस पार्टी इस घोटाले को ख़त्म करेगी। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है अपने मैनिफेस्टो में, अपने भर्ती विधान में, कि हम आएंगे सत्ता में तो हम जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं इनकी सबकी फ़ीस माफ़ कर देंगे। ये अगर आपने जैसे कहा कि भ्रष्टाचार, बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार हो, ये बीजेपी वाले कहते हैं कि विपक्ष के नेता हैं, मंत्री हैं, ये सिर्फ आरोप पे आरोप लगाते हैं, इनके पास कुछ नहीं है, ये सत्ता में तो आने की दूर की बात है, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए, अभी तक के क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो हमेशा यहाँ पे 2 पार्टियों ने, बीजेपी ने और समाजवादी पार्टी ने, हमेशा उत्तर प्रदेश की जनता में एक डर फैला के रखा है। बीजेपी कहती है 20% से डरो, हमें वोट करो, वरना अगर यादव जी आ गए तो वो 20% हावी हो जाएगा। और यादव जी कहते हैं 80% से डरो, वरना वो आ गए तो मुसलमान बेघर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन लोगों की डर की दुकानें अभी चल रही हैं, जाति धर्म की भी राजनीति। हाँ,
जिस दिन कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई, आप समझ लीजिएगा कि इन लोगों की डर की दुकानें बंद हो चुकी हैं और फिर ये कभी वापस सत्ता में नहीं आएंगे, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है वो मुद्दों पे बात करके सत्ता में आना चाहती है और वो जब तक कि सत्ता में नहीं आएगी वो मुद्दों पे ही बात करती रहेगी। उसे कोई जाति, धर्म या मज़हब के नाम का शॉर्टकट नहीं चाहिए सत्ता में आने के लिए। ये हमारे साथ शहबाज खान जी थे, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। कई सारे अहम मुद्दों पर इनसे बातचीत की हमने, बहुत ही अच्छा लगा इनसे बात करके। और इन्होंने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है वो अपना भर्ती विधान पत्र में क्या क्या घोषणाएं की है और किस तरीके से 2022 में इनकी सत्ता फिर से वापसी होने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट सलमान के साथ सोनिया सिंह, सो न्यूज़ 24 लखनऊ। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।